Let us start with the new essay, SS610, using the work of internal auditors, using the work of internal auditors. So this essay deals with external auditors' responsibility of using the work of internal auditors. This includes two. Includes क्या करता है? दो चीजें include करता है. So first of all, it includes the using the work of internal audit function and obtaining audit evidence. Work of internal audit function. Work of internal audit function to obtain audit evidence. And second is, this is the first thing that is done, and second is direct assistance by the internal auditor. Direct assistance by the internal auditor under direction, supervision, and review of the external auditor. Now we will see the first one. So work of internal auditor to function to obtain audit evidence. तो उसमें पहला आंसर है, while determining whether work of internal auditors can be used. तो can it be used, तो पहला क्वेश्चन वही है कि कब कब हम यूज कर सकते हैं. सो एक्सटर्नल ऑडिटर शुड इवैल्यूएट द एक्सटेंट टू विच इंटरनल ऑडिट फंक्शन. तो इसका इसका मेमोरी की वर्ड है एलओडी, लॉर्ड. एलओडी. तो पहला है, एल से है लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन. लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, तो पहले तो अपन को इंटरनल ऑडिटर की लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस देख लेनी है कि वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं. सो कैन इट बी यूज, तो इंटर जो अपना पहला आंसर है, वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस. तो क्या वो यूज हो सकता है? तो उसका आंसर है एलओडी, 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 एलओडी. एल से लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, एल से लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस. ओ से है extent to which internal auditor audit functions organizational status and relevant policies and procedures support the objectivity of internal auditors. So organizational status and policies that support objectives objectivity of internal auditor, that support the objectivity of the internal auditor. तो उसके तो अगर वो अपन सेटिस्फाई है तो अपन यूज कर सकते हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन का इन ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस. देन थर्ड इज एलओडी, डी से वेदर इंटरनल ऑडिट फंक्शन अप्लाई सिस्टमैटिक अप्रोच इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल. सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, क्या क्या वो सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच यूज करता है कि नहीं टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस. अगर ये तीन से, अपन सेटिस्फाई कर ले तो फिर अपन इंटरनल ऑडिट फंक्शन से ऑडिट एविडेंस ले सकते हैं. सो तीन चीजें क्या है? एलओडी, कैन इट बी यूज, एलओडी. एल से लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, ओ से ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस एंड पॉलिसीज दैट सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटी, एंड डी से है सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच इंक्लूडिंग द क्वालिटी कंट्रोल. तो उसमें अपन यूज कर सकते हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस. नाउ we go to the second answer, that is it shall not use. कब को हम यूज नहीं कर सकते? तो ये तो एकदम फालतू आंसर है. इट शैल नॉट बी यूज, तो उसमें क्या आ सकता है? तो जो भी अपन ने ऊपर एलओडी पॉइंट्स यूज किए उसका नेगेटिव कोनोटेशन में लिख देने का. तो पहला है एल, सो फंक्शन लैक्स सफिशिएंट कॉम्पिटेंस. तो दूसरा आंसर, कब कब हम यूज नहीं कर सकते? इट लैक्स लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस. देन सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस एंड पॉलिसीज दैट सपोर्ट ऑब्जेक्टिविटी. तो वो नहीं है. सो नॉट एडिक्वेटली सपोर्ट ऑब्जेक्टिविटी, तो वो है. एंड द थर्ड पॉइंट इज सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो नहीं करता. सो तो फंक्शन डज नॉट अप्लाई सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच इंक्लूडिंग द क्वालिटी कंट्रोल, इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल. ये वही पॉइंट है, ये उल्टा पॉइंट है. तो शैल नॉट बी यूज, दो आंसर है. पहला तो शैल बी यूज एंड सेकंड है शैल नॉट बी यूज. तो कैन इट बी यूज में 3 पॉइंट एलओडी, शैल नॉट बी यूज में सेम पॉइंट एलओडी बट नेगेटिव कोनोटेशन में. तो ये पॉइंट अपना हो गया कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन रिलाई ऑन वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट अपन कब कब कर सकते हैं. नाउ वी गो टू द सेकंड, दैट इज डायरेक्ट असिस्टेंस. तो डायरेक्ट असिस्टेंस में क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं. तो डायरेक्ट असिस्टेंस मतलब डायरेक्टली अपन अपने सुपरविजन के अकॉर्डिंग उसको बोलते हैं कि ये काम करना. तो वो है, होता है डायरेक्ट असिस्टेंस. तो फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन डिसाइडिंग टू मेक यूज ऑफ डायरेक्ट असिस्टेंस, कब कब अपन डायरेक्ट असिस्टेंस को यूज कर सकते हैं. तो इसका इसका कीवर्ड है जोर. जोर पहला है लॉर्ड, दूसरा है जोर. JOR, जोर. तो जोर में पहला तो है अमाउंट ऑफ जजमेंट्स इन्वॉल्व. कितने जजमेंट्स इन्वॉल्व है उसके अपन उसके डिस्क्रिप्शन पे अपन डिसाइड करेंगे कि अपने डायरेक्ट असिस्टेंस इंटरनल ऑडिटर से कितना ले सकते हैं. सो अमाउंट ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स एंड इवैल्यूएटिंग द ऑडिट एविडेंस गैदर्ड. तो जजमेंट इन्वॉल्व कितना है उसके बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे. फिर ओ से है
ओ से है एक्सटर्नल ऑडिटर्स इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी एंड कंपिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी, इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिविटी को क्या क्या थ्रेट्स ला सकते हैं, ऑब्जेक्टिविटी थ्रेट्स जो अराइज हो सकते हैं फ्रॉम द इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स, इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। मतलब जो भी थ्रेट्स है ऑब्जेक्टिविटी के लिए, अपने ऑब्जेक्ट के लिए लिए और कुछ भी इंटरनल ऑडिटर फंक्शन में ऊपर नीचे है, तो उसके बेसिस पर अपन डिसाइड करेंगे कि डायरेक्ट असिस्टेंस लेना है कि नहीं। एंड द लास्ट इज असेस्ड रोमम, असेस्ड रोमम, assess risk of management, assess risk of material misstatement, assess risk of material misstatement, assess रोमम। सो डायरेक्ट असिस्टेंस लेना है तो तीन चीजें देखनी है, जोड़ 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 जोड़। पहला तो जजमेंट इन्वॉल्व, उसे ऑब्जेक्टिविटी थ्रेट्स, और अगर कोई भी ऑब्जेक्टिविटी थ्रेट्स आ रही है तो उसको अपन कैसे टैकल कर रहे हैं, इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स। एंड द थर्ड इज असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इट इंक्लूड्स इंक्वायरी ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स रिगार्डिंग इंटरेस्ट रिलेशनशिप्स दैट मे क्रिएट थ्रेट टू देयर ऑब्जेक्टिविटी। वो तो फालतू पॉइंट है, कुछ है नहीं। फिर अपन देखेंगे डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर कैन बी टेकन, कब कब हम ले सकते हैं, कैन बी टेकन, कब कब हम ले सकते हैं। तो ये तीन ही पॉइंट है, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट कब कब हम ले सकते हैं, ऐसा ऐसा पॉइंट है ये। तो पहला तो फैक्टर्स है, ये जो अपन ने पढ़ा जोर वाला, वो फैक्टर्स है। फैक्टर्स वाइल डिटरमाइनिंग टू टेक असिस्टेंस। नाउ कब कब ले सकते हैं, तो पहला तो नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, तो पहला तो है लॉ एंड रेगुलेशन प्रोहिबिट नहीं करता तब ले सकते हैं। फिर सेकंड है नो सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, अगर इंडिपेंडेंस को कोई थ्रेट नहीं है तब ले सकते हैं। एंड द लास्ट इज इंटरनल ऑडिटर सफिशिएंटली कॉम्पिटेंट एंड केपेबल, अगर वो कॉम्पिटेंट है और केपेबल भी है तो अपन ले सकते हैं। तो ये तो फालतू आंसर, उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कब कब हम इंटरनल ऑडिट फंक्शन का डायरेक्ट असिस्टेंस में यूज ले सकते हैं, तो लॉ एंड रेगुलेशन प्रोहिबिट ना करे तब, इंडिपेंडेंस को थ्रेट ना पहुंचाए तब, और वो कॉम्पिटेंट एंड केपेबल है तब हम ले सकते हैं। नाउ एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू परफॉर्म, कब कब हमें नहीं लेना चाहिए, शैल नॉट यूज, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है। शैल नॉट यूज, कब कब हमें डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेना है। तो इसमें पहला पॉइंट है शैल नॉट यूज में, इसका कीवर्ड है जार, जार डी। तो पहला तो है जजमेंट इन्वॉल्व, सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व, तो जो भी जजमेंट इन्वॉल्व है उसके बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे, इन्वॉल्व मेकिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट्स, तब तब हमें डायरेक्ट असिस्टेंस में नहीं जाना चाहिए। फिर ए से है अगर इंटरनल ऑडिटर हैव ऑलरेडी रिपोर्टेड टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट, ऑलरेडी रिपोर्टेड टू टीसीडब्ल्यूजी, तब हमें नहीं जाना चाहिए। फिर आर से है हायर रोमम। एंड डी से है रिलेट टू डिसीजंस एक्सटर्नल ऑडिटर्स मेक्स रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिट, मतलब अगर इंटरनल ऑडिट जो फंक्शन है उसमें की डिसीजंस मतलब जो लेता है वो एक्सटर्नल ऑडिटर ही लेता है, तो उसमें अपन को डायरेक्ट असिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है। सो डिसीजंस बाय एक्सटर्नल ऑडिटर रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन तब हमें यूज नहीं करना है। तो चार जगह पे हमें यूज नहीं करना है डायरेक्ट असिस्टेंस, तो वो कौन सा है, जार डी। जैसे जजमेंट इन्वॉल्व। फिर ऐसा है इंटरनल ऑडिटर ऑलरेडी उसने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया, ऑलरेडी रिपोर्टेड टू टीसीडब्ल्यूजी। फिर आर से रोमम एंड डी से डिसीजंस बाय एक्सटर्नल ऑडिटर रिगार्डिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, तब हमें यूज नहीं करना है। नाउ अपना सिग्निफिकेंट जजमेंट्स, ये वाला जो इंपॉर्टेंट, ये जो पहला पॉइंट है सिग्निफिकेंट जजमेंट्स, तो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स में क्या क्या आता है, तो अब वो पॉइंट है। तो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स में क्या क्या आता है, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स में क्या क्या आता है, तो वो आंसर है। तो अब सिग्निफिकेंट जजमेंट्स में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं, एकदम फालतू एकदम इजी आंसर है। तो इसमें है रस 540 570, रस 540 570, रस 540, रस 540 570, रस 540 570। तो 540 तो अपना अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है, जब भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आते हैं तब अपन को यूज नहीं कर तब बोला जाता है कि इसमें सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है। फिर 570 अगर गोइंग कंसर्न इवेल्युएटिंग अप्रोप्रिएटनेस ऑफ यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन, तब इसमें अपन मान सकते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट जजमेंट है। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट या और सेकंड है सिग्निफिकेंट, पहला तो अकाउंटिंग एस्टिमेट और सेकंड है गोइंग कंसर्न। अब रस पे आ जाता है, रस रस आर से है आर से है असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो रोमम में अपन को बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व होता है। फिर ए से है, ए से अपना आ जाता है एडिक्वेसी, इवेल्युएटिंग द एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर, कितना कितना डिस्क्लोजर करना उसमें सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व हो जाता है।
एंड एस एंड एस से है सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म, सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म, सफिशिएंसी ऑफ द टेस्ट परफॉर्म, सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट्स परफॉर्म। तो अपन को सिग्निफिकेंट जजमेंट है वो कब कब बोला जाता है कि सिग्निफिकेंट जजमेंट है इस चीज में, सिग्निफिकेंट जजमेंट है वो कब कब बोला जाता है। तो रस 540 570, रस 540 रस 570, रस 540 रस 570। तो रस आर से रोमम, ए से एडिक्वेसी एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर, एस से सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म, 540 अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, 570 गोइंग कंसर्न। सिग्निफिकेंट जजमेंट है वो किस किस में है वो अपन को पता चल गया रस 540 570 से। नाउ वी विल गो टू द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन केस ऑफ यूज ऑफ डायरेक्ट असिस्टेंट। तो कब कब अपन को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत पड़ेगी, कैसे कैसे करना पड़ता है, वो एक पॉइंट है। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आ सकता है। तो पहला तो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस देख लो, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस देख लो। फिर है सेकंड, बेसिस फॉर डिसीजन रिगार्डिंग एनटी ऑफ वर्क परफॉर्म बाय इंटरनल, एनटी क्या बेसिस ऑफ बेसिस, बेसिस क्या है एनटी, जो भी अपन ने इंटरनल ऑडिटर को वर्क करने के लिए दिया है तो उसका बेसिस क्या है, एनटी ऑफ वर्क परफॉर्म, वर्क गिवन टू इंटरनल ऑडिटर एंड देयर बेसिस। तो वो हो गया। फिर थर्ड है हु रिव्यूड द वर्क, हु रिव्यूड द वर्क, किसने रिव्यू किया। फिर रिटर्न अग्रीमेंट ऑब्टेन, रिटर्न अग्रीमेंट ले लो, रिटर्न अग्रीमेंट, रिटर्न अग्रीमेंट एंड वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर्ड बाय इंटरनल ऑडिटर्स हु प्रोवाइडेड डायरेक्ट असिस्टेंस। इंटरनल ऑडिटर ने जो भी वर्किंग पेपर्स बनाए हैं वो अपन ले सकता है एज अ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, वर्किंग पेपर्स दैट आर गिवन। सो पहला तो है लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस देख लो, फिर नेचर टाइमिंग एंड एक्शन किस बेसिस पे अपन ने अलोकेट किया है, वो रिव्यू द वर्क, रिटर्न अग्रीमेंट ले, रिटर्न अग्रीमेंट जो भी होगा दोनों के बीच में एंड द वर्किंग पेपर्स ऑफ द इंटरनल ऑडिटर फंक्शन, वो हमें ले रहे हैं एज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। नाउ एक आंसर यहाँ पे ऊपर छूट गया था। तो अपन ने जो वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर फंक्शन टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस देखा, तो उसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके तीन चार एग्जांपल्स है, examples of internal audit function to obtain audit evidence. So testing of operating effectiveness. First is testing of operating effectiveness. फिर सेकंड है ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट, इन्वेंट्री काउंट करने को अपन बोल सकते हैं कि इसका ऑडिट एविडेंस लेके आ जाओ, इन्वेंट्री काउंट। फिर कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस हो रहे हैं कि नहीं, कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस हो रहे हैं नहीं, वो देख लो। तो यही पॉइंट्स है, इतना बड़ा ऐसे नहीं है, इतना मस्त ऐसे है कि फटाफट एकदम थोड़े थोड़े कीवर्ड से एकदम मस्त हो सकता है। तो दैट वाज एस एस 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स।